साथियों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण वीडियो पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 1 से 50 तक पूरे कर लिए थे। इस वीडियो में हम 51 से 100 तक कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न, किसी छात्र के द्वारा वर्ष भर के क्रियाकलापों तथा अधिगम का मापन करने के लिए विद्यालयों में किए जाने वाले सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। तो यहाँ पर प्रश्न में सतत और व्यापक मूल्यांकन के बीच अंतर पूछा गया है। और पहला ऑप्शन शिक्षण शक्ति का, दूसरा पाठ्य वस्तु का, तीसरा समय का और चौथा है उद्देश्य का। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य उद्देश्यों का अंतर होता है। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, आप छात्रों को विद्यालय के बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने हेतु किस शैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव के लिए सबसे सूटेबल रहेगा। पहला ऑप्शन भ्रमण व देशाटन, दूसरा ऑप्शन समाज सेवा कार्य, तीसरा ऑप्शन खेलकूद प्रतियोगिता और चौथा ऑप्शन छात्र परिषद का गठन। प्रत्यक्ष अनुभव की बात की जाए तो भ्रमण के माध्यम से हम प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और ज्ञान अधिक स्थायी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन भ्रमण व देशाटन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत खेत खलियान, पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर संबंधित विषय के बारे में छात्रों को सिखाया एवं समझाया जाता है। इस हेतु आप जिस अध्यापन विधि को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं वह विधि है। ऐसे में इन सभी का बच्चों को प्रत्यक्ष यानी दिखा करके अगर अध्ययन करवाया जाए तो वह सबसे बेहतरीन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सबसे सूटेबल रहेगा, स्थान भ्रमण विधि, क्योंकि भ्रमण के माध्यम से बच्चे उनको देख भी सकेंगे और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है। भ्रमण का उद्देश्य पूछा गया है, मन बहलाव करना। दूसरा ऑप्शन विषय का स्पष्ट ज्ञान और समुदाय से संपर्क। तीसरा ऑप्शन शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मन बहलाव जो कि भ्रमण का उद्देश्य नहीं हो सकता, विषय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान और समुदाय से संपर्क, ये यहाँ पर इसका डेफिनेटली बेटर ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना। तो भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है विषय वस्तु का प्रत्यक्ष और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना उपयुक्त है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर यह कथन बाइनिंग एंड बाइनिंग का है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन गृहकार्य हेतु, दूसरा ऑप्शन पुनरावृत्ति हेतु, तीसरा ऑप्शन शुद्धिकरण हेतु और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो प्रश्नमाला जो दी जाती है उसका उद्देश्य उपयुक्त सभी है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है। पहला ऑप्शन चार्ट को हम देख सकते हैं, यानी प्रक्षेपित नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन रेडियो, ये भी प्रक्षेपित नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन चलचित्र, बिल्कुल चलचित्र ही प्रक्षेपित सामग्री है। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कक्षा क्रियाकलाप का अंग है। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन छात्रों से प्रश्न प्रति प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखना और छात्रों से चित्र बनवाना। तीसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करने हेतु चार्ट या मॉडल का प्रयोग करना और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कक्षा में हम इन सभी प्रकार की गतिविधियां हम करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से चर्चा का प्रकार नहीं है। चर्चा का कौन सा प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन औपचारिक चर्चा, बिल्कुल ये भी एक चर्चा का प्रकार है। दूसरा बद्ध चर्चा, तीसरा ऑप्शन सार्थक संस्थात्मक चर्चा, यानी ये तीनों ही चर्चा के प्रकार है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ये भी चर्चा से संबंधित है। निम्न में से चर्चा का रूप है। पहला ऑप्शन पैनल चर्चा, व्याख्यान एवं सम्मेलन। सेकंड ऑप्शन सिंपोजियम, फोरम और गोलमेज चर्चा और तीसरा ऑप्शन आयोजन, सेमिनार एवं मंच वार्तालाप। तो उपयुक्त सभी जो कि चर्चा के रूप है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है, यानी शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य जो चर्चाएं होती है उनकी कौन सी अवस्थाएं होती है। पहला ऑप्शन नियोजन अवस्था, दूसरा ऑप्शन क्रियान्वयन अवस्था, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन अवस्था और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी शिक्षक और छात्रों के मध्य उपयुक्त सभी प्रकार की चर्चाएं होती है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अभिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ, यानी अभिष्ट ज्ञान की प्राप्ति भी करना चाहता है और इसके साथ साथ छात्र दोहरा लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु किस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन आवर्ती का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन अन्य पठनीय विषयों के साथ सह संबंध का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन क्रियात्मक कार्य पर बल का सिद्धांत। यहाँ पर हम अभिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ छात्रों को दोहरा लाभ भी देना चाहते हैं। ऐसे में जो अन्य विषयों के साथ जो सहसंबंध करके पढ़ाया जाता है वो सबसे उपयुक्त रहेगा। जैसे कि हम साइंस पढ़ाते हैं और साइंस के माध्यम से अगर बच्चों को गणित का ज्ञान हो जाता है तो ऐसे में उन्हें दोहरा लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक भ्रमण एक व्यय सापेक्ष क्रियाकलाप होने पर भी भारत में इसका प्रयोग करना कहां तक संभव है। पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं,
दूसरा ऑप्शन कुछ सीमा तक, तीसरा ऑप्शन मात्र उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी स्तर के छात्रों के लिए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी स्तर के जो छात्र होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग संभव है और सभी छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से पढ़ाया जाना संभव है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है? मौलिक और स्वतंत्र लेखन की बात की जाती है जब हम सृजनशील बालकों की बात करते हैं, तो सृजनशील बालकों की जो प्रमुख विशेषता में स्वतंत्र चिंतन होता है, उनमें मौलिकताएं पाई जाती है और सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये सभी जो लक्षण होते हैं वो सृजनशील बालकों के होते हैं, यानी सृजनशीलता के ये लक्षण है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष में क्रियाकलापों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। कक्षा कक्ष में हम जो क्रियाकलाप करते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन, शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले छात्रों से ही प्रश्न पूछने चाहिए, ये गलत बात है। दूसरा ऑप्शन, शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछकर अधिगम को खंडित करना चाहिए। बीच बीच में अगर प्रश्न पूछे जाए तो ऐसे में अधिगम प्रभावित होगा और उसमें तारतम्यता टूटने की संभावना रहती है। थर्ड ऑप्शन, शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए और बीच में तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, शिक्षण निरस हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है। पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण करवाते हैं उसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना। दूसरा ऑप्शन, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण का विकास करना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, पर्यावरण शिक्षा का जो सही उद्देश्य है वो है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी देना और सभी कौशलों का विकास करना। पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु है। पहला ऑप्शन, मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदायों के मध्य संबंधों का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन, मनुष्य के भौतिक परिवेश का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन, मनुष्य के स्वभाव एवं प्रकृति का अध्ययन और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है इसको मनुष्य के साथ लिंक करते हुए अन्य जैविक समुदायों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का विषय नहीं है। तो सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र का इसमें पर्टिकुलर अध्ययन नहीं किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण बालक को अभिप्रेरित करता है, यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एक बालक को किस प्रकार अभिप्रेरित करता है? पहला ऑप्शन, परीक्षा पास करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, रचनात्मक कार्य के लिए। तीसरा ऑप्शन, हतोत्साह के लिए और चौथा ऑप्शन, अरोचक शिक्षा के लिए। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कथन कौन सा है उसका चयन करें। यहाँ पर पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों का चिंतन सीमित करना। एक शिक्षिका का कतई ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि उन विद्यार्थियों का चिंतन सीमित करे। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसी पर सबसे कम प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन, छात्रों का चिंतन उद्दीपित करना, ये इसका प्राइमरी उद्देश्य है, जबकि कम प्राथमिकता वाला उद्देश्य नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन, प्रश्न विद्यार्थियों को उत्सुकता जगाता है, ये भी पॉजिटिव सेंस देता है। और चौथा ऑप्शन, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में सहायता देता है। तो चौथा ऑप्शन भी पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक नवनियुक्त शिक्षक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? तो कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना और चौथा ऑप्शन, पहले से ही पाठ योजना तैयार करना। तो यहाँ पर जो पहली प्राथमिकता रहेगी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना, इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि सबसे पहले एक प्राइमरी शिक्षक, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जाने और उसको समझे। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो ऐसे में आकलन कौन सा होगा? पहला, सीखने के लिए आकलन। दूसरा, सीखने के समान आकलन। तीसरा, सीखने का आकलन और चौथा है सतत और व्यापक आकलन। तो ऐसे में जब बच्चों के द्वारा स्वयं के आकलन के लिए अवसर की बात की जाती है तो वो सीखने के समान आकलन होगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी है? सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली या फिर प्रश्न कौन से होते हैं? तो व्याख्यात्मक प्रश्न सबसे ज्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे अपनी कल्पना और तर्क शक्ति के आधार पर व्याख्यान देते हैं। तो ऐसे प्रश्न विश्वसनीय नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन, मौखिक में विनयता का अभाव पाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल आंसर है उसी का बच्चा चयन करता है। ऐसे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या फिर प्रश्नावली है वो अधिक विश्वसनीय होती है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं वाला चयन करना है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, मात्र परिभाषा प्रदान करना पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये इसका उद्देश्य है।
तीसरा ऑप्शन परिवेश, इन मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और चौथा ऑप्शन बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये भी यहाँ पर करके सीखने पर आधारित है। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये वाला भी यहाँ पर उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा स्तर तक पढ़ाया जाता है, यानी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पर हम पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खेल विधि की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर यह महत्वपूर्ण क्यों है। पहला ऑप्शन व्यवहार में सरल होती है। दूसरा ऑप्शन बालक खेल खेल में सीख लेता है। तीसरा ऑप्शन स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है। और चौथा ऑप्शन बालकों में अन्य गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बच्चा खेल खेल के माध्यम से सीख लेता है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आशुरचित उपकरणों का निर्माण कराया जाता है। इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास कराने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आशुरचित उपकरणों का किसके निर्माण के लिए हम उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, दूसरा सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु, तीसरा ऑप्शन अन्य विषयों के सह संबंध हेतु। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा सृजनात्मक शक्ति का विकास के लिए सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की विधि नहीं है, यानी कौन सी विधि के द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन के विषय को नहीं पढ़ा सकते। पहला ऑप्शन सहयोगात्मक विधि, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन व्याख्यान विधि, व्याख्यान के माध्यम से हम अगर पढ़ाने लग जाए पर्यावरण अध्ययन को तो ये पर्यावरण अध्ययन के जो चैप्टर होते हैं वो क्षेत्रीय भ्रमण से संबंधित होते हैं, अधिकांश और पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। ऐसे में व्याख्यान विधि ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा व्याख्यान विधि। निर्देशित खोज विधि के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं और प्रदर्शन के माध्यम से भी हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत बालक को में से कौन से गुण विकसित होते हैं। इनमें से बालकों में कौन से गुण विकसित होते हैं प्राथमिक स्तर पर और पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत। पहला ऑप्शन अंतर करना, दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा और सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन याददाश्त शक्ति बढ़ाना और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई। तो यहाँ प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो जिज्ञासा और सृजनात्मकता का विकास करना, सेकंड ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, जब कभी भी हम छात्रों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण और वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर उदाहरण, तथ्य और वस्तुओं की बात की गई है और फिर उसके बाद स्वयं निष्कर्ष निकालना यानी नियम स्थापित करते हुए उस चीज को समझना, तो हम ऐसी प्रक्रिया कौन सी विधि के अंतर्गत अपनाते हैं। चार ऑप्शन, खोज विधि, योजना विधि, आगमन विधि और संश्लेषण विधि। तो उदाहरण से नियम की ओर यानी उदाहरण से निष्कर्ष की ओर हम आगमन विधि में जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा ऑप्शन प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा ऑप्शन बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना और चौथा ऑप्शन बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली एवं परिभाषाओं का बोध डालना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बच्चों पर बोध डालना परिभाषाओं और शब्दावलियों का, तो ये एक पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, स्कूलों में ली जाने वाली परीक्षाओं से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी स्कूलों में जो परीक्षाएं ली जाती है उसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन बालक कितना बुद्धिमान है। दूसरा ऑप्शन अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ बालक किस प्रकार प्रस्तुत करता है। और तीसरा ऑप्शन बालक पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग कर सकता है। और चौथा ऑप्शन बालक का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, यानी बालक है उन्होंने कहाँ तक प्रगति की है और उनकी प्रगति सही दिशा में जा रही है या नहीं, इसके बारे में आकलन करना, पता करना परीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण का स्वरूप मूलतः होता है। तो पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार का होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है। बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास, क्रियात्मक पक्ष का विकास या फिर भावनात्मक पक्ष का विकास। तो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उपरोक्त पक्षों का विकास करना पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जैविक विविधता का संबंध है, यानी जैविक विविधता का किससे संबंध है। पहला ऑप्शन वायुमंडल से, दूसरा ऑप्शन जलमंडल से और तीसरा ऑप्शन भूमंडल से और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। जैविक विविधताएं इन सभी पर पाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, यानी पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन पर्यावरण का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण के संबंध में बालकों को अवबोध विकसित करना और तीसरा ऑप्शन पर्यावरण का विकास करना और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। यानी पर्यावरण शिक्षण के अंदर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं हम और बच्चों का अवबोध विकसित करने की बात करते हैं, पर्यावरण का विकास उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बालकों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। निरंतर आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनके बाद तुरंत उनका मूल्यांकन निरंतर साल भर होता रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन ये अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, दूसरा ऑप्शन पात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, तीसरा ऑप्शन बच्चों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा और चौथा ऑप्शन इसे शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही कथन है। पहला ऑप्शन यह हमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और सुधार की समझ देता है। दूसरा ऑप्शन यह मनुष्य एवं प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। तीसरा ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो उपयुक्त सभी कथन इसके संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए व उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की यह परिभाषा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक, निम्बर्ट और हॉल। तो यह परिभाषा निम्बर्ट महोदय की है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत शिक्षक मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के तहत छात्रों की जिन प्रवृत्तियों को उन्नत करने का प्रयास करता है वे है, यानी पर्यावरण अध्ययन कौन से भावमूलक पक्ष के तहत छात्रों की वृत्तियों का विकास करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से जो पहला ऑप्शन है अभिरुचि अभिवृत्ति संबंधी चेष्टा, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का समग्र दृष्टि से प्रमुख उद्देश्य है, यानी सामाजिक और पर्यावरण अध्ययन दोनों को लिंक करते हुए, दोनों को जोड़ते हुए अगर बात करें तो इन दोनों का समग्र उद्देश्य क्या रहेगा। पहला ऑप्शन भावी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। दूसरा ऑप्शन सामाजिक रुचियों के प्रति अरुचि उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें निराकरण हेतु प्रयत्न करना। और चौथा ऑप्शन समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। यानी दोनों के समग्रता की बात करें, ऐसे में कृतियों के प्रति अरुचि करना ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। भावी जीवन की समस्याओं का समाधान करना ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करना, तो ये भी कुछ हद तक सही हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर उनके निराकरण हेतु प्रयत्न करना, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन ये हमें चारों ओर से घेरने वाला वातावरण है। दूसरा ऑप्शन प्रकृति की समस्त जैविक और अजैविक क्रियाएं पर्यावरण का अंग है। तीसरा ऑप्शन पर्यावरण में स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल शामिल है। तो पर्यावरण में चारों ओर से घिरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक होते हैं तथा पर्यावरण के स्थल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल ये प्रमुख अंग होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन, इसमें पर्यावरण में हम करते हैं मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन, खाली हम मानव के भौतिक परिवेश का अध्ययन नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, तो ये भी यहाँ पर उपयुक्त आंसर नहीं रह सकता। और चौथा ऑप्शन मानव के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर यही रहेगा कि मानव को उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ अंतर संबंध करते हुए सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जबकि यहाँ पर पहला ऑप्शन मानव और उससे संबंधित समुदायों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर चौथा ऑप्शन देखें तो यह इससे बेहतरीन आंसर मिल रहा है। अगला प्रश्न कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है, यानी कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय चुना है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन यह छात्रों में सांप्रदायिकता की विचारधारा का निवारण करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन बच्चों का चरित्र निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करता है। और चौथा ऑप्शन छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य की भावना विकसित करता है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर पहेलियां यानी पजल्स शामिल की है, उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी नेगेटिव फैक्ट यहाँ से चूज करना है। पहला ऑप्शन सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन रचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और तीसरा ऑप्शन बच्चों में तर्कना यानी तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क में विचार विमर्श होते हैं और तर्क आते रहते हैं। तो ऐसे में ये भी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही है। और चौथा ऑप्शन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये वाला ऑप्शन पहेलियों के संदर्भ में सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी विद्यालय में अगर पर्यावरण शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो पर्यावरण प्रदूषण नामक समस्या है वो जड़ मूल से ही समाप्त हो जाएगी। तो इस कथन से आप कहां तक सहमत है। तो इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा, क्योंकि अगर छात्रों को पर्यावरण शिक्षा दी जाए तो पर्यावरण के प्रति छात्र इतने जागृत हो जाएंगे कि प्रदूषण जैसी समस्याएं पैदा ही नहीं होगी। अगला प्रश्न खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, यानी खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि पहला ऑप्शन बालक कल्पना करके खेलता है। दूसरा ऑप्शन बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है। तीसरा ऑप्शन बालक समूह में खेलता है और जिससे अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है। और चौथा ऑप्शन बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। यहाँ पर सभी इसके संदर्भ में सभी ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन खेलों के माध्यम से अगर सामाजिकता के विकास की बात की जाए तो उसके संदर्भ में तीसरा ऑप्शन सबसे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न विद्यालय द्वारा बालक का सामाजिकरण निम्न में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है, यानी सामाजिकरण का विकास अगर बच्चों में करना है तो कौन सा कारक सबसे ज्यादा उत्तरदायी रहेगा। तो पहला ऑप्शन सामुदायिकता की भावना का विकास, दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन पाठ्य सहगामी क्रिया और चौथा ऑप्शन अनुशासन। इसमें
यहाँ पर 4 ऑप्शन जो कि सामाजिकरण के विकास में सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सामुदायिक भावना है ये सामाजिकरण के विकास में सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है। जबकि पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ 5-10% का विकास किया जा सकता है, पाठ्यगामी क्रिया जैसे खेल वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी सामाजिकरण का विकास हो सकता है और अनुशासन के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सामाजिकरण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहेगा वो सामुदायिक भावना का विकास, पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, परियोजना विधि के कितने सोपान होते हैं। यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में सीधा शिक्षण विधियों से संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि इस विधि के कितने सोपान है, आगमन विधि के कितने सोपान है, निगमन के कितने हैं, परियोजना के कितने हैं, खेल विधि के कितने हैं। तो यहाँ पर परियोजना विधि जो कि जॉन डीवी की विचारधारा के आधार पर बनी हुई है, जिसके प्रतिपादक और प्रवर्तक किलपाट्रिक महोदय माने जाते हैं। तो यहाँ पर परियोजना विधि के जो प्रमुख सोपान है वो 6 है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, जिसमें पहला स्थिति बनाना, दूसरा समस्या का चयन करना, तीसरा उसके बाद हम उसकी योजना बनाएंगे, उस कार्य का निष्पादन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये परियोजना विधि के 6 प्रमुख सोपान है और इसको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि ये यहाँ से कभी कभी प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि या तो पूछ लिया जाता है कि परियोजना विधि के कितने सोपान है, या फिर इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि परियोजना विधि का निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है। तो इसके प्रश्नों की बनने की संभावना भी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्ण कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।